मूर्ति किसकी मूर्ति है और कितने पिलर है? अब भाई किसी मंदिर में यदि 1444 पिलर हो तो कहीं ना कोई लोकेशन तो ऐसी होगी कि वहां से आप देखोगे तो मूर्ति नहीं दिखेगी, तो पिलर बीच में जाए। जैसे अपने कमरे में एक पिलर है, अब इस पिलर के ठीक पीछे कोई स्टूडेंट बैठा, मेरे को नहीं दिख रहा, उसको मैं नहीं दिख रहा, यही है। पर इस मंदिर में भगवान जाने उन्होंने क्या मैथमेटिक्स लगाई है, क्या इसका वो अनुपात बिठाया उन्होंने, क्या टेक्नोमेट्री बिठाई ऐसी कि आप किसी भी एंगल पर खड़े हो जाइए, मूर्ति के बीच में पिलर नहीं आएगा, कहीं से भी खड़े होंगे आपको मूर्ति दिखाई देगी। इससे भी भयंकर बात, कितने पिलर है? ये वहां लिखा हुआ है कि 1444 पिलर। यदि आप गिनने लगेंगे तो 1444 नहीं होंगे, वो एक बार 1447 आएंगे, दोबारा 1438 आ जाएंगे, तीसरी बार 1441 आ जाएंगे, अगली बार 1452 आ जाएंगे, 1444 नहीं होंगे। चमत्कार को नमस्कार है। आप एक एक गिनोगे, कोई ना कोई बीच में इधर उधर दो चार या तो ज्यादा हो जाएंगे, या वहां लिखा हुआ 1444, इसलिए हमने भी मान लिया। कितने पिलर है? गिन नहीं सकते हो ऐसा। कौन से मंदिर है ये? रणकपुर के जैन मंदिर। कौन से मंदिर है? अद्भुत अद्भुत मंदिर है एकदम। और वैसे भी जैनों के मंदिर कोई देख लो, है ना, जैनों का 3-4 बातों में जितना भयंकर योगदान है। चित्रकला, सारे पुराने चित्र किसके बनाए हुए? जैन। लिटरेचर, सारी पुरानी किताबें किसकी लिखी हुई? जैन। मंदिर, आप कहीं चले गए जैनों जैसे मंदिर नहीं मिलेंगे कहीं। तो मुझे हमेशा लगता है कि यार जैनों ने पैसे कमाए, व्यापारी थे और पैसे लगाए भी, खूब सारे पैसे लगाए मंदिरों में। आज भी अभी भी जैनों की सुनो क्या कि खूब अच्छे अच्छे मंदिर बनते हुए मिलेंगे। भीनमाल में, मुझे याद आज के 10-1 साल पहले भीनमाल में जैनों ने बहुत सुंदर मंदिर बना लिए। अभी भी ये ज्यादा अच्छे मंदिर बनाने का काम कोई करता तो कौन करते हैं? जैन। और बाद में चंदा भी वैसे देते हैं, 51 लाख का चंदा। अपने गांव में कहते चंदा कितना देंगे? 101 रुपये लिख लो, है ना, 51 रुपये लिख लो, हमारे 51 रुपये खूब होंगे। अरे जैनों में कालजा होता है, कालजा होता है तो दिल खोल के पैसे लगाते हैं। कालजा होता है बाणिये में, जिगर जिगर दिल। व्यापारी जो होता है उसमें, क्योंकि उसके पास ही पैसे होते हैं। अपने पास नहीं तो पैसे नहीं कालजा, दोनों चीज नहीं है। बाणियों के पास में पैसे हैं तो बाणियों को लगाना भी जानते। मैं हमेशा ये नोटिस करता हूँ कि यार राजस्थान में पुरानी स्कूलें देखो आप, सारी तो सारी बाणियों की बनाई हुई। जब सरकार स्कूल नहीं बनाती, राजा महाराजाओं का टाइम था, तब स्कूलें किसने बना रखी है? या तो कोई राजा महाराजा की बनाई हुई है या फिर किसकी बनाई हुई है? सारी बाणियों की बनाई हुई स्कूलें मिले। सेठ अगरदास स्कूल, पोदार स्कूल, सब कहीं उठा के देख लीजिए, कानोड़ियार, ये सब बाणिये तो है। अब जयपुर के स्कूल कॉलेजों के सबके नाम देखो, तो ये जानते थे कि यार एजुकेशन की क्या वैल्यू है, तो इन्होंने दिल खोल के पैसे लगाए मैंने। कि आज एक गांव है पिलानी, पूरा भारत जानता है, बिट्स बिट्स पिलानी, क्योंकि पिलानी के सेठ वे बिड़ला जी, बिड़ला जी ने बनाई इसलिए बिट्स। बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तो है वो। बिड़ला जी सेठ थे, बिड़ला जी के पास पैसे थे, बिड़ला जी का हमारे गांव में बनेगी। बिड़ला जी चाहते तो दिल्ली बनाते, बिड़ला जी चाहते तो बेंगलोर बनाते, बिड़ला जी का गांव में खोलो। हमारा गांव जाना जाना चाहिए, पूरी दुनिया जाननी चाहिए। तो भारत से बाहर के लोग भी बिट्स पढ़ने के लिए आते हैं, तो भारत नहीं, भारत के बाहर से भी यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। पानी पैसे लगाना जानता है, व्यापारी पैसे लगाना जानते हैं, अच्छी चीज में पैसा लगाना जानते हैं। इसलिए सब लोग क्या बनो? व्यापारी। क्या बनो? और नहीं, वास्तव में भारत की मुक्ति उसी दिन संभव है, भारत का उद्धार उसी दिन होगा जिस दिन भारत अपने व्यापार को और व्यापारियों को इज्जत देगा। भारत के साथ सबसे भयंकर समस्या है, किसी भी इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रेड और सर्विस। कौन कौन से सेक्टर होते हैं? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रेड और सर्विस। भारत एग्रीकल्चर से डायरेक्ट सर्विस पे चला गया। भारत ने इंडस्ट्री और ट्रेड दोनों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। पहले अपने बढ़ के क्या करते थे? खेती, हम सब करेंगे नौकरी। बीच वाला कि कोई उद्योग लगाए, कोई व्यापार करे, ये हमारे दिमाग में। आज भी अपने को घर वाले धमकियां देंगे ऐसी, पढ़ ले वरना खेत तो पढ़ाई है ना, पढ़ाई नहीं करेगा तो खेत में लगा देंगे तेरे को। आज तक घर वालों ने ये थोड़ी कहा कि पढ़ ले, नहीं पढ़ेगा तो चक्की खुलवा देंगे तेरे को, दुकान करवा देंगे तेरे को। हाँ, उल्टा अपना आदमी दुकान में डरता है हमेशा। दुकान हो गए घाटो हो जा तो, पैसे बर्बाद हो जाए तो की संभावना सब जगह। बरसात नहीं हो तो, फसलें नहीं होगी, प्री में सिलेक्शन नहीं हो तो, आरएस नहीं बनोगे। पर यहां नहीं डरता। मैं कहता हूं यहां आरएस में एक बच्चे को तैयारी करने मान लो 3-4 साल लगते हैं, तो 3-4 साल तैयारी करे तब जाके 3-4 साल में ना करते भी 1 महीने का, कम से 1 साल का कम से कम बच्चे के रहने का खर्चा है 1 लाख के आसपास। 7-8 हजार तो खर्चा हो ही जाता है, 7-8 हजार हो जाता है। 8 हजार से 12 महीनों खर्चा करो तो 96 हजार रुपए होते हैं सीधे सीधे। तो 4 साल के कितने? 4 लाख रुपए लगा दिए। हमारे देशों के पास आओगे तो हम कह देंगे वैसा मनी मनी है ना, अपना सपना। तो हमने 1-1.5 लाख रुपए ले लिए, कितने हो गए? 5-6 लाख रुपए हो गए। मतलब 5-6 लाख रुपए, 5-6 लाख रुपए। और उसमें भी कि लोग यूं पूछते रहते हैं कि आगे कोई सेटिंग हो तो रुपए रखें, है ना। घोटाले करने के लिए सब तरफ इंटरव्यू में पैसे दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कितने 20 लाख चाहिए क्या, 40 लाख चाहिए क्या, हम दे देंगे, सब कुछ देने के लिए तैयार है। ये कहिए कोई बेटा किसी को दे कि पापा मुझे 5 लाख रुपए दो, मैं एक दुकान खोलूंगा, 5 साल में आपको 10 लाख दे दूंगा वापस, 5 मेरे मूल, 5 कमा के और दे दूंगा। घर वाले इसके अपेक्षा घर वाले चाहेंगे कि वो भले ही कोई नौकरी लग जाए, छोटी मोटी नौकरी भी लग जाए, पर नौकरी लग जाए, क्योंकि हमारा ध्यान सर्विस सेक्टर पर इस पर है।
हमने भारत के अंदर उद्यमजीविता खड़ी नहीं की, उद्यमशीलता खड़ी नहीं की। एंटरप्रेन्योर बना दे, हम उद्यमी लोग बना दे, ऐसा हमने भारत में कभी भी प्रयास है। पर जब तक वो नहीं बनाएंगे तब तक रोजगार नहीं, क्योंकि ना तो खेती रोजगार दे सकती है, ना सर्विस रोजगार दे सकती है। एक साल में कितनी नौकरियां निकाल सकती है सरकार? लाख, 2 लाख, 5 लाख, और अपने तो दिन दुने रात चौगने हैं। तो सबको नौकरियां कैसे संभव है? तो बेरोजगारी की रेट बढ़ती चली जाती है, क्योंकि हमारा उधर ध्यान ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं। जिस दिन भारत प्राइवेट सेक्टर की तरफ ध्यान देगा उस दिन भयंकर ग्रोथ करेगा। जिस दिन हमारी ये कि सरकारी नौकरी ही अच्छी होती है, इसके अलावा कोई भी चीज अच्छी, ये जिस दिन अपने दिमाग से निकलेगा उस दिन बहुत सारे हल निकले, उस दिन दहेज प्रथा समाप्त हो जाएगी। अब नहीं लगता दहेज प्रथा के पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ा लॉजिक ये है कि हम सरकारी नौकरी को सबसे अच्छा मानते हैं, इसलिए सरकारी नौकरी लगने वाले कम, अब सरकारी नौकरी लगा एक, उसके पास बंदे गए 10, हमारी कन्या से करो शादी, उसने कहा लगाओ बोली। कितने लाख, कितने लाख दोगे, कितने लाख दोगे, यही है। फिर अपने कहते हैं कि भाई देखो दहेज प्रथा बढ़ रही है, लोभी आदमी है, दहेज का लोभी आदमी है, दहेज मांग रहा है। वो कहता है मैं इतने दिन बेरोजगार बैठा था, एक ही नहीं आया मेरे पास, मैं एकदम सुयोग्य था, नशा पता नहीं करता था, सीधा घर आता सीधा जाता, लेकिन कोई भी शादी करने के लिए तैयार है। शादी करने के लिए कब आए? जब मेरे पास क्या है? फिर भाई साहब लाइए, है ना, सीधी सीधी सी बात है। तो ये दोनों चीजें, तो ये चीज उस दिन खत्म हो जाएगी। उस दिन ये जो है अपने आज कहते हैं कि भाई सरकारी अधिकारी होते हैं तो रोब झाड़ते हैं, कारण है कि वो लोग कम है, तो ज्यादा उनकी वैल्यू ज्यादा, वो बात पैसे करेंगे। और जिस दिन ये वैल्यू खत्म हो गई, सब बराबर हो गए, नहीं साहब प्राइवेट सेक्टर में भी खूब सारी नौकरियां पड़ी है, तो ये चीजें भी अपने आप धीरे धीरे क्या हो जाएगी। इसलिए भारत को किस सेक्टर की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, और इस पे थोड़ा बहुत भी कोई ध्यान देते तो व्यापारी देते हैं। मैं कहता हूँ भाई एक फैक्ट्री खुलती है, एक फैक्ट्री खुलती है तो 1000 लोगों को रोजगार है, छोटे मोटे मजदूर काम करने वाले, इंजीनियर काम करने वाले, अकाउंटेंट का काम करने वाले, लिखा पढ़ी का काम करने वाले, सामान ले जाने वाले, सामान लाने वाले, कितने मैकेनिक चाहिए, कितने सारे लोग चाहिए, मार्केटिंग वाले लोग चाहिए, 1000-1500 लोगों को रोजगार मिलता है सीधा सीधा। इसलिए वहां पर मुकेश अंबानी ये जो है ना, तो बहुत भले सज्जन लोग हैं, पैसे वाले जीते भी लोग हैं, क्योंकि ये फैक्ट्रियां लगाते हैं, फैक्ट्रियां लगाते हैं तो लोगों को क्या मिलता है। लेकिन भारत में हर व्यक्ति तब तक पैसे वालों को गालियां निकालता है जब तक उसके खुद के पास पैसे ना हो जाए। हम हर पैसे वाले को भर भर के गालियां निकाले, खा गए, लूट गए, ये कर दिया, वो कर दिया, चाहते हम भी यही। भारत में कोई भी व्यक्ति तब तक ईमानदार है जब तक उसको बेईमानी का मौका ना मिले। ऑनेस्टी इज लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, जब तक अपॉर्चुनिटी नहीं है तब तक वो क्या है। और जिस दिन हाथ मारने का मौका मिलता है ना, हाफड़े मारता। एक नहीं, कल परसों एक यूपी का एक वो है, तो यूपी में कोई एक अधिकारी थे, घर पे पैसे ले गए खूब सारे, नोट गड्डी 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 बैग भर के लाए, बच्चे टावर है, छोटे छोटे बच्चों ने गड्डियां जमाई पूरी और ली सेल्फी। इंस्टाग्राम पे लगाई, देखो हमारे पास कितने रुपए हैं, 5 मिनट बाद पुलिस आगे करके, कहा है तुम्हारा। सबको पकड़ के ले गए। तो बस कारण है, तो ये सब भ्रष्टाचार, बेईमानियां, ये सब चीजें इसलिए है क्योंकि हमारा पूरा फोकस ही किस पे चला गया, इस पे चला गया। तो प्राइवेट सेक्टर, मतलब मुकेश अंबानी कितने भले आदमी है, मैं तो कहता हूं, मैं तो मुकेश अंबानी को यूं लाख लाख धन्यवाद देता हूं। मुकेश अंबानी पास और खूब सारे पैसे आ जाए, मुकेश अंबानी नहीं होता तो भारत में ऑनलाइन नहीं होता सिस्टम कभी। जियो आया और हम जिए। पहले ना भाई साहब, जब तक जियो नहीं आया था ना, आप तो टावर रहे होंगे छोटे, जियो नहीं आया था तब अपने ये चलते एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, बीएसएनएल, ये चलता है ना। 300 रुपए का रिचार्ज कराओ महीने का, तब तो आप कॉल कर सकते हो। फिर एक 300 का रिचार्ज कराओ, तब आप नेट चला सकते हो। नेट भी 2G चलेगा, तकरीब होती धीमे धीमे आया। पहली बात तो कोई बंदा नेट पे देखता ही नहीं था। यदि कोई नेट पे देखता कि चलो मुझे वीडियो देखना है, कुछ साइट देखनी है, तो बंदा कहता कि चलो लगा के छोड़ देता हूँ, मैं नहा के आ जाता हूँ, फिर आगे देखता, चक्री फिर भी घूम रही है। फिर फाइनली चक्री खुलती, उसको पता चलता अच्छा ये चीज है, तब देखा। इतना फिर बंदा चेक हो बेटा कितना कितना चला गया, कितना एमबी चला गया। 300 रुपए में एक महीने का शायद 2 GB मिलता था, 1 GB या 2 GB इतना ही मिलता। एक महीने चलाना है, तुम लोग यार 15 MB लग गया यार, थोड़ा ही बचा है मेरे पास, इतना ही संभाल संभाल के। उसमें यदि आपको कॉल रेट सस्ती करवानी है, कॉल रेट लगती है, कॉल रेट सस्ती करानी है तो और रिचार्ज करवाना पड़ेगा। यदि आपको टेक्स्ट मैसेज करने हैं तो और रिचार्ज करवाना पड़ेगा। यदि किसी को नाइट में बात करने की बीमारी है और रिचार्ज करवाना पड़ेगा। फिर आया भाई मुकेश अंबानी, भाई ने उतारा जियो, फ्री फ्री फ्री, नाइट कॉलिंग फ्री, SMS फ्री, नेट तुम्हारा फ्री, वैसे भी कॉलिंग फ्री। तब जाके भारत को पता चला कि इंटरनेट नाम की भी कोई चीज है, और सबने इंटरनेट चलाना शुरू किया। इसलिए मुकेश अंबानी के पास पैसे और आने चाहिए, कम हो जाने चाहिए, ताकि ढंग की चीज लगाएगा। तो अपने देशों के पास जब रुपए आते हैं तो अपने क्या करते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, लुगाइयां खरीदती है, सोना आदमी खरीदते हैं। इसके अलावा दोनों डेड इन्वेस्टमेंट है।
क्या दे रहे हो आगे? एक प्लॉट खरीदा रख दिया, कितने लोगों को रोजगार मिला? सोना लाए रख दिया, खत्म। फैक्ट्री खोलो, दुकान खोलो, 5 7 10 लोगों को नौकरियां तो दोगे। इसलिए इनके पास रुपया आएगा तो भली जगह लगाएंगे, अपने पास रुपये आएंगे तो क्या खरीद लेंगे? प्लॉट खरीद लेंगे, या लेके आएंगे स्कॉर्पियो, है ना? चलती स्कॉर्पियो में से बियर की बोतल फेंकेंगे, पैसे आ रखे हैं वैसा। हमारे पास पैसे है, कुछ ही कर सकते हैं। तो मेरे को भी समझ नहीं आता कि बापड़े विजय माल्या पे उंगलियां निकालते हैं, सज्जन आदमी बापड़ा। उसकी क्या एक फैक्ट्री, एक कंपनी फ्लॉप हो गई, एक कंपनी फ्लॉप हो गई इसलिए कर्जा नहीं चुका पाया। अपने एक पेपर में फेल नहीं होते क्या? एक पेपर फेल नहीं होते अपने? कोई एक बार, हर बार खेत में फसल होती है क्या? उधर भी तो थे, सेम इधर भी। उसका लोन बड़ा था, हमारे लोन छोटे। जो जीता औकात रखता उतना लोन तो ले ही रहा है, उसकी ज्यादा थी, ज्यादा इधर अपने कम होती। अपने सरकार से लोन लेते हैं, साहब सरकार लोन दो, तो सरकार चुनाव के टाइम पे सारे लोन माफ करती है सरकार, ये लोन माफ कर दिए, लोन माफ कर दिए, लोन माफ कर। उस वाला माफ हुआ नहीं, उस वाला माफ नहीं हुआ तो बेचारे को जाना पड़ा। उसमें भी हमने कहा गिरफ्तार करो, ये करो, प्लान करो, डिंकड़ करो। उल्टा सरकार को उसको कहना था और ले तुम पैसे, कोई बात नहीं, एक बार व्यापार डूब गया, आगे बढ़ा इस व्यापार को, इस बार चुका दे, हमें मौका दिया जाना चाहिए था, शायद ₹2 चुका पाता हूँ, और हमने बगाई दी। और अब हमें गुस्सा ज्यादा इस बात का आता है। वही मस्त आदमी है, लंदन जाके रहता है, 60 साल का, 2 गर्लफ्रेंड इधर, फिर फोटो लगाता है वो, फिर नीचे जनता कहती है हमारे पैसे में मजा कर रहा है, हमारे पैसे कब लौटाएगा? तो भारत में बड़ी समस्या है जी कि भारत व्यापार को कभी समझ नहीं पाया। भारत को किसको समझना पड़ेगा? तो मैं जैनों को जब देखता हूं तब लगता है कि हाँ यार, जैनों कितने ग्रोथ करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है? व्यापार। कभी कोई सुना आपने कोई जैन साहब गांव में खेती करते हैं, है ना? अपने बाकी सब माथा मार रहे हैं, इस बार हमारे गेहूं इतना हो गया यार, बाजरा इतना हो गया, इस बार तो राम जी राजी नहीं तो नहीं हुआ, नहीं हुआ। कभी कोई जैन साहब को ऐसी बातें सुनी यार मोट तो कम हो गई इस बार हमारे, है ना? उनकी बातें अलग ही लेवल की, अलग ही प्रकार की चीजें उनकी, क्योंकि उनका ध्यान किधर चला गया? व्यापार। व्यापार पे गया तो खेत, उन्होंने मंदिर बनाए खूब सारे, उन्होंने चित्रकला को बढ़ावा दिया खूब सारा, उन्होंने साहित्य को, शिक्षा को, स्कूलें खोली खूब सारी, शिक्षा को बढ़ावा दिया, धर्मशालाएं खोली थी खूब सारी, हॉस्पिटल खोले थे खूब सारे। आज भी किसी को कोई राजस्थान में पूछ ले यार कैंसर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल कौन सा है? महावीर जैन, महावीर जैन हॉस्पिटल। तो ये जैनों का ये सबसे बड़ा योगदान है। तो यहाँ भी रणकपुर वाले जैन मंदिर में देखता हूँ तो मुझे लगता है यार देखो, आज से 500 साल पहले एक सेठ ही थे, विशाल का ही मंदिर बनवा गया। कितने कितने मंदिर, 99 बीघा में मंदिर 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 है, और तब इन्होंने कितनी टेक्नोलॉजी रखी कि साहब एक मंदिर में 1444 पिलर है, मूर्ति लगी हुई, उसके बावजूद एक भी पिलर और मूर्ति आमने सामने नहीं, कि आप कहीं भी किसी भी एंगल से खड़े होंगे, ये नहीं कि अरे पिलर आगे आ गया थोड़ा इधर खड़े हो, ना, मूर्ति दिखेगी। क्या मैथमेटिक्स थी उन लोगों की, जितने इंटेलिजेंट लोग रहे होंगे। हम न तो टेक्नोलॉजी को कंटिन्यू कर पाए, ना उन चीजों को हम कंटिन्यू कर, ये सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो कुंभा के टाइम में कुंभ स्वामी मंदिर कहां कहां बनाए गए? चित्तौड़गढ़, कंभलगढ़ और अचल। एक विष्णु मंदिर जिसको मीरा मंदिर कहते हैं, कहां बनाया गया?